नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि मास्क बहुत जरूरी है। मास्क आप जरूर लगाइए। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है, पूरी सावधानी रखिए। अब बात करते हैं खबर दमदार की, जिसमें हम महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। उससे पहले एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि 20 किलोमीटर उल्टी चली जनशताब्दी। पटरी पर उल्टी चली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 20 किलोमीटर तक उल्टी चलती रही ट्रेन। पुल पर रोकी गई ट्रेन, यात्री फिलहाल सुरक्षित। ट्रेन की 10 बोगियों में सवार थे यात्री। रेलवे ने रोडवेज बस से यात्रियों को फिर भेजा है। तकनीकी खराबी के चलते इस ट्रेन में ब्रेक नहीं लगा और आप देखिए ये पीछे की तरफ तेज स्पीड में जाती रही। 20 किलोमीटर तक ये बिना रुके चलती रही। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं। पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस की ये तस्वीरें। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार टनकपुर से जो ट्रेन है वो बैक होकर खटीमा के इस चकरपुर नदन्ना पुल तक पहुंची है। 2017 में भी इसी टनकपुर की रेलवे लाइन से ट्रायल के दौरान ब्रॉडगेज लाइन के बीच में जब यहां से ट्रेन का एक इंजन बैक होकर लगभग 25 किलोमीटर खटीमा पहुंचा था। आज की तस्वीरें सीधे बता रही हैं कि ये जो नदन्ना का पुल है यहाँ पर ये ट्रेन आगे रुकी है। और अगर आप देखेंगे इस बार सिर्फ इंजन नहीं है, इस ट्रेन के साथ में ये देखिए ये बोगियाँ लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेन में यात्री बैठे हुए थे और उन यात्रियों को जान की सुरक्षा रेलवे विभाग नहीं दे पाया और ये घटना घटी है। हालांकि रेलवे विभाग के कर्मचारी किसी जानवर के एक्सीडेंट के बाद इस तरह की घटना को बता रहे हैं और इन बोगियों में जो यात्री थे उनको रेलवे विभाग ने यहां से रोडवेज की बस के मार्फत से भेजा है। लेकिन यात्रियों से जो न्यूज़ 18 की टीम ने एक्सक्लूसिव बात की है उसमें इस बात ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो यात्री थे उनकी जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और सकुशल यहाँ पर ट्रेन रोकी गई और यात्रियों को उतार कर दूसरी जगह भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 3 साल के अंदर ये दूसरी घटना इस तरीके से रेलवे विभाग के द्वारा जो सामने आई है, इस पर सवाल उठते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, सब डर गए। ऐसा लग रहा था कोई कह रहा था कि इसमें से कूद जाओ, क्या करें, हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना भी हो जाती जो हमारे संग आज नहीं हुई। लेकिन जितना हमें रास्ते भर में ट्रेन में सफ़र करा हमने बैक में, हमें किसी ने भी कोई सूचना नहीं दी। हम रेलवे में फ़ोन करते रहे, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस से मेरी बात हुई, तब यहाँ पुलिस वाले आए। जब यहाँ ट्रेन रुकी है पता नहीं कैसे रुकी है और अचानक से रुकने के बाद कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, वो हमें इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद बैक जाने लगी ट्रेन। हमें लगा कि शायद कोई इनका कोई अपनी कुछ टेक्निक होगी कि कुछ ये लोग ठीक करने के लिए कुछ बैक कर रहे होंगे। ट्रेन नॉन स्टॉप बनवसा भी निकल गया, फिर चकरपुर भी निकल गया। चकरपुर के बाद आउटर पे जाकर रुकी। हम लोग धीमी ट्रेन में चलती ट्रेन से कूदे हैं, तब जाके ट्रेन आगे रुकी है। 20 किलोमीटर तक सांसें अटकी रहीं और जब ट्रेन रुकी तब जाकर के लगा कि जान में जान आई है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असम दौरे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर रहे। यहां मुख्यमंत्री ने एक साथ रैलियां संबोधित की। तीनों जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले होजाई विधानसभा में जनसभा की। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। भारत का काम राम के बिना नहीं चल सकता। दूसरी रैली को उन्होंने संबोधित किया। वहां पर उन्होंने कहा कि कनाई गांव में यह रैली की गई। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की कमियों को गिराया। उन्होंने कहा कि असम की धरती शंकर देव की धरती भी है। वैसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए घुसपैठ की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। इसीलिए शंकर देव को कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी। वहीं जो तीसरी रैली थी वो रंगिया पहुंचे। वो करने के लिए यहां पर पहुंचकर सीएम ने असम की जनता का धन्यवाद किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। असम की धरती श्रीमान शंकर देव की धरती भी है। शंकर देव एक ऐसे दूरदर्शी महापुरुष थे जिन्होंने भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए
घुसपैठ की समस्या के बारे में देश का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। और इसीलिए शंकरदेव को कांग्रेस ने कभी मान्यता नहीं दी। और कांग्रेस मान्यता देती भी कैसे? कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण की नीति जो जुड़ी हुई थी, आज भी आप देख रहे होंगे, असम अगर विकास के पैमाने पर पिछड़ा है, इसके पीछे कांग्रेस है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम में रैली करने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। यहां दर्शन करने के बाद ही सीएम योगी असम में 3 रैलियां करने के लिए रवाना हुए। पहले कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद असम की जनता के बीच पहुंचकर अपना संबोधन किया। तो रैली से पहले मुख्यमंत्री ने यहां पर कामाख्या देवी के मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद लिया। उसके बाद चुनावी रैलियों को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। साथ ही राज्य सरकारों से सावधान रहने की बात कही गई है। उन राज्यों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना के केस एक बार फिर से भारत में बढ़ते दिख रहे हैं। ये इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि देश में सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा है। लोग कामकाज के लिए निकल रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने की जरूरत पर बल दिया। दरअसल महाराष्ट्र, पंजाब, केरल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। हालांकि एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोरोना को लेकर कहा है कि सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति महाराष्ट्र में है। पीएम ने इस बात पर चिंता जताई है और महाराष्ट्र सरकार से टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में उनको चिंता भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल भी रहे थे कि वो अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने टेस्टिंग की संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सुझाव दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर हमको अपना निर्भर करना चाहिए स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक वहीं कानपुर की एक जेल में 12 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी कैदी अस्थायी जेल से कानपुर जेल हाल ही में शिफ्ट किए गए थे। इनमें एक महिला जबकि 11 पुरुष हैं। सभी मरीजों को जेल में ही बने L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां इनको इलाज दिया जा रहा है। जेल प्रशासन के मुताबिक जेल में इस वक्त 2700 से ज्यादा कैदी हैं, जिनका रेगुलर इंटरवल में टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जो बंदी नए आए थे और जब यहाँ इस जेल पे हमने टेस्ट कराया कल, तो उसी में से 9 पुरुष 1 महिला कल पॉजिटिव आए हैं। और चूंकि जेल में पहले से ही L1 हॉस्पिटल स्थापित है सीएमओ साहब, डीएम साहब के माध्यम से, उसमें डॉक्टर की टीम, पैरामेडिकल की टीम पहले से है, तो उनको हमारा जो L1 हॉस्पिटल है उसको मैंने उन लोगों को मैंने उसमें शिफ्ट करके एलोपैथ की दवा आयुर्वेक्टिन है या जो भी एलोपैथ की दवा उससे संबंधित है वो है, प्लस आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, हल्दी वाला दूध है, काढ़ा है, गर्म पानी है, वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जा रही। पूरे देश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कानपुर जिला जेल में 10 कैदियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिनका जेल के भीतर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इनको अन्य कैदियों से अलग रखकर इनको दवा दी जा रही है, इनको खाना मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन कैदियों को जब अस्थायी जेल से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, तब उनकी जांच की गई थी।
तब इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। जेल में आने के बाद इनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां पर लाउड स्पीकर से अजान पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की शिकायत पर इलाके की पुलिस ने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करवा दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी ने आश्वासन भी दिया है कि आगे भी आवाज कम रहेगी। की होती है और चूंकि शुरू से लाउड स्पीकर लगा है, जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टरबेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। दरअसल मस्जिद में लाउड स्पीकर के जरिए अजान को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि अजान से नींद में खलल हो रहा है। उन्होंने 3 मार्च को जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर जरूरी कार्रवाई की मांग भी की थी। उन्होंने लिखा था कि रोज सुबह 5:30 बजे अजान से हो रही है नींद खराब। लाउड स्पीकर की तेज आवाज नींद में खलल डाल रही है और नींद खुलने के बाद दोबारा उनको नींद नहीं आती है। पूरे दिन सिर में दर्द रहता है, कामकाज पर भी असर पड़ता है और मैं किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं हूं, यह भी उन्होंने पत्र में जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत की बात करते हैं। आज वो अलीगढ़ के टप्पल पहुंचे। यहां किसानों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। साथ ही अगर पुलिस प्रशासन किसान को परेशान करता है तो अपनी फसलों सहित ट्रैक्टर ट्रॉली थाना तहसील में ले जाकर वो खड़ी कर देंगे। वहीं एक बार सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। ये तो लंबा चलेगा आंदोलन। देश को आज़ादी में 90 वर्ष लगे, इसको कितने दिन लगेंगे ये नहीं कह सकते। अच्छा सर, सरकार से बात नहीं हो पा रही, क्या होगा? सरकार तो मिल ही नहीं रही। 22 जनवरी के बाद में सरकार नहीं हमको मिली गई। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान महापंचायत को संबोधित करने बरेली पहुंचे। यहां जयंत चौधरी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 111 दिन से दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता से अब इसका चुनाव पर असर पड़ेगा। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है वो भी सरकार से सवाल करने लगे हैं। मजबूरी में किसान लगातार अपने काम छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। 111 दिन हो चुके। देश की राजधानी में हमने वो चित्र देखे थे जब मजदूरों को भगा के भेजा गया था, बिना किसी व्यवस्था के गांव लौटाया गया था। आज किसान राजधानी में घुस नहीं पा रहे। कानूनों का विरोध किसान करना चाहते हैं, सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं, किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। बरेली की जनता, बहेड़ी की जनता, बहेड़ी के किसान एकजुट हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए आज बहेड़ी में किसान पंचायत का आयोजन है। तो सियासी माहौल गरमाया हुआ है किसानों के मसले पर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड के बाद आजमगढ़ में पुलिस और प्रशासन की D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह और कुट्टू सिंह के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस और प्रशासन ने बुधवार को बेलईसा चौराहे के पास करीब 2.5 करोड़ रुपए की 450 स्क्वायर फीट जमीन को डुगडुगी बजाकर कुर्क कर दिया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अब तक माफिया कुट्टू सिंह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। पंजीकृत है जिसका नंबर D11 है। अभी देखिए ये प्रॉपर्टी जो कि लगभग 450 स्क्वायर मीटर है और मुख्य
हाईवे है उस पर स्थित है वेलाइसा स्थित। इससे जो फ्रंट की दुकानें ये पहले लगभग 3 महीने पहले कुर्क की गई थी और इसके पीछे की ज़मीन आज कुर्क की गई है और ये 12 मार्च को ऑर्डर हुआ था जिलाधिकारी महोदय का और इसकी कीमत जो बाज़ार कीमत है लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। ये इससे निश्चित रूप से इस कुर्की से निश्चित रूप से अपराधियों पर प्रभाव पड़ेगा और विशेषकर कुंटू जिसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग पहले भी जब्त हो चुकी है और अभी कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जब्तीकरण की ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रचलन में। आगे बढ़ते हैं। इटावा के जसवंत नगर में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से अवैध शराब भी बरामद की गई है, साथ ही अवैध शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस का दावा है कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जसवंत नगर के अंतर्गत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से जो 10 पेटी अवैध जो पौवे मिले हैं, लगभग 5 किलो के आसपास यूरिया मिले हैं, 2900 फर्जी जो आपके QR कोड होते हैं वो बरामद हुए हैं, 124 ढक्कन जो होते हैं जो कि बॉटल्स पे लगाए जाते हैं वो बरामद हुए हैं, एक बजाज जो मोटरसाइकिल हुई है बरामद और एक कंघा भी बरामद हुआ है जिसके द्वारा वो बॉटल पर ढक्कन लगाकर उसको वो सील करते थे। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में रेलवे स्टेशन को बंदरों से मुक्त कराने के लिए इंसान लंगूर की तरह हरकतें कर रहा है। दरअसल वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर बंदरों के आतंक को देखते हुए कैलेंडर रखे गए हैं। कैलेंडर लंगूर की तरह आवाज निकालकर बंदरों को भगाते हैं। यात्रियों की अगर माने तो आए दिन बंदर उनका सामान छीनकर भाग जाते हैं। को मार के भगाता हूँ। बंदर जो है पैसेंजरों को बहुत परेशान करते हैं। वो केला वाला खाते हैं, कुछ खाना ना खाते हैं, उन लोग हाथ से छीन के लिए भाग जाते हैं, तो उनको मैं मार के भगा देता हूँ। आजकल एकदम भगा दिया हूँ, बाहर निकाल दिया हूँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा। जिम्मेदारी आपको मिली है? ये 6 महीने के लिए मुझे मिला है। अब मैं इसको कार्य कर रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।